खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं यानी 10th और 12th के इम्तिहानात ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर तलबा ने मुंबई में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा के एक ग्रुप ने यह मांग की है कि कोरोना के हालात को देखते हुए ऑफलाइन इम्तिहानात मुमकिन नहीं है, इसीलिए वजीर तालीम के घर के बाहर इन तलबा ने ये मुजाहरा किया। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, टीचर्स लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे और एग्ज़ाम ऑफलाइन ले रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम आई है आपको? तो हमारी जान की उनको कोई परवाह नहीं है, वो लोग हमारा ऑफलाइन क्यों ले रहे हैं? उन लोग को हमारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लेना चाहिए। अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहती है आपके, क्या हो आपके साथ? हम ये चाहते हैं या तो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या तो ऑनलाइन हो। यहाँ पे आने का मतलब ये है कि दो ईयर्स लॉकडाउन कोरोना के वजह से हमारा टीचिंग प्रॉब्लम है। 8 महीने हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन 2 महीने क्या बोल रहे स्कूल चालू हुआ, 2 महीने में स्कूल चालू है, लेकिन क्या आपका सिलेबस पढ़ा के हुआ 100% का 75% ऑनलाइन सिखाया और स्कूल 2 दिन के लिए चालू किया, बोल रहे 100% पढ़े हो गया और बोल रहे एग्जाम ऑफलाइन दो। कैसे देंगे? सब बच्चे तो क्या पढ़े नहीं। अब ये क्या हुआ है, आर्मी में जाना है तो पबजी पे प्रो प्लेयर बनना पड़ेगा, फिर आर्मी में जाके डायरेक्ट पेपर लिखना पड़ेगा। कैसा चलेगा ऐसा? देखिए, अभी आज जो मॉब धारावी में अशोक मिल कंपाउंड में जमा हुई थी, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और उनका बेसिकली डिमांड ये है कि हमारा जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ऑनलाइन पद्धति में जो एजुकेशन हुई है, तो उसी हिसाब से 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने चाहिए, ना कि ऑफलाइन। तो उस डिमांड को लेकर वो इधर आए थे। उनको बहुतों को हमने कन्विंस किया और कन्विंस करके हमने वापस भेजा और उसके बाद काफ़ी उन्हें कन्विंस किया गया कि ये जो डिमांड्स हैं वो कैसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू आप भेजें। एंड उसके बाद काफ़ी लोग उसको मान के डिस्पर्स भी हुए और जो नहीं हुए उनको हमने अपने तरीके से कन्विंस करते हुए, पुश करते हुए हमने उनको। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का, उन्हीं से जानेंगे तफसीलात। वसीम, आपसे हम जानना चाहेंगे तलबा का ये एहतजाज क्या अभी भी जारी है? क्या कुछ इन तलबा की मांग है और क्या कुछ कार्रवाई का यकीन अभी इन तलबा को दिलाया गया है? देखिए, जिस तरह से एक जगह पे इतने सारे स्टूडेंट जमा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये महज नज़ारा मुंबई का ही नहीं था, पूना, औरंगाबाद और नागपुर भी इसमें शामिल हुए थे। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से सोशल साइट पर बाकायदा स्टूडेंट्स को जमा किया जा रहा था, इसे लेकर पुलिस तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है कि क्या एक साजिश है क्या इसके पीछे, इसकी कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हिंदुस्तानी भाव ये नाम सामने आ रहे हैं, ये बिग बॉस में भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 दिन पहले जिस तरह से वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो छात्र हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनका हक है कि उनकी जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन ली जाए, ना कि ऑफलाइन ली जाए। इस तरह के वीडियो सेपरेट किया और साफ तौर पर यह भी कहा कि पूरे देश भर के छात्रों को कि सभी लोग अपने अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनके घर के बाहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का आंदोलन करें। ये वीडियो इस तरह से वायरल हुआ कि स्टूडेंट्स लगातार पहुँचते गए और मुंबई का जो धारावी इलाका है वो जो सबसे बड़ा स्लम इलाका भी माना जाता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और धारा 144 मुंबई में लागू है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में छात्र जमा होते हैं तो 2 रूल टूटते हैं। एक तो धारा 144 के रूल टूटते हैं, साथ ही जो कोरोना के नियम लगाए गए हैं उसकी भी कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ाई गई। ये बच्चे जब जमा होते हैं, इसे हटाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी अपने आप में एक बड़ी गलत बात साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पे छोटे बच्चे भी थे जिनकी उम्र 15 साल 17 साल ऐसी भी थी। ऐसे में पुलिस बल का इस्तेमाल करना भी जायज़ नहीं है। इसे लेकर पुलिस विभाग की निंदा की जा रही है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। जहां तक एजुकेशन मिनिस्टर की बात है, उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जो कुछ 10 दिन पहले उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि ऑफलाइन एग्जाम दिया जाएगा और बच्चों के स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, टास्क फोर्स से बातें की जा रही, बच्चों को ये पसंद नहीं। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ऑनलाइन जब पढ़ाई हुई है तो एग्जाम भी ऑनलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं देना है। अब जिस तरह से पूरा आंदोलन हुआ, शिक्षा विभाग साफ तौर पे कह रहा है कि जो भी इनके नेतागण हैं जिनकी अगुवाई में ये सारी बातें हुई हैं, अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो स्थानिक लेवल पे लिए जाते हैं। टास्क फोर्स का चर्चा की जाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से चर्चा की जाती है, उसके बाद ही ये अप्लाई किया जाता है कि किस तरह से एग्जाम्स लेने हैं या नहीं लेना। क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान हमने देखा है कई 1 साल तो स्कूल भी नहीं चले और ये सालों में भी देखा गया कि कहीं कहीं स्कूल चल रहे हैं और कहीं नहीं चल रहे। एक राजनीति का मुद्दा जरूर हो चुका है।
जी बिल्कुल। बीजेपी इस तो मामले बहरहाल में देखना कुछ अहम होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, बातचीत के लिए क्या कुछ पेशकदमी की जाती है। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी करते हुए आज़मीन हज को एक बड़ी राहत दी है। हज फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की गई है। पहले ऑनलाइन हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी, जिसे अब 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। आज़मीन हज अब 15 फरवरी तक अपना हज फॉर्म दाखिल कर सकेंगे। वाज़ेह है कि कई रियासती हज कमेटी की जानिब से मिले फीडबैक की बुनियाद पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज फॉर्म भरने की तारीख में ये तौसी की है। औरंगाबाद जिले के एक भी शॉपिंग मॉल में या फिर किराने की दुकान पर वाइन कॉर्नर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी और जो कोई दुकानदार भी शराब रखने की गलती करेगा उसकी दुकान को ही तोड़ दिया जाएगा। इस तरह की रास्त धमकी एमआईएम के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने दी है। वो सूबेदारी गेस्ट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत किसानों की आड़ में मखसूस लीडरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत को अवाम की सेहत से कोई सरोकार नहीं है। अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और महाराष्ट्र की सरकार शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों को यह चुनौती देखता हूं कि अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाई करके उसके अंदर मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं मेरे जिले के अंदर ये वाइन बार खोलने नहीं दूंगा। मैं मेरी माँ बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि इस मुहिम के अंदर मेरे साथ में जुड़े और जहां पर भी ये खोलने की कोशिश की जाएंगी या खुलेगा तो उसको फोड़ देने का काम करें। तो हम भी इस भलाई के लिए हम जहां जहां पर भी ये वाइन बार्स खोलने का जो भी सुपर शॉपी या दुकानदार अगर सोच रहा होगा तो तुम समझ लो कि तुम्हारी खुली वहां पे वाइन और हमने वहां पे आके फोड़ दिए है। फिर हमारे ऊपर जो केसेस होने का है हम वो केसेस झेलेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये फैसला बच्चों के लिए ये है कि पहली सीढ़ी है तुमको नशाखोर बनाने के लिए। आज वो वाइन पिएंगे, कल के दिन जाके उनके हाथ में बियर की बोतल रहेगी, परसों वो है तो विस्की लेंगे, रम लेंगे और कहेंगे कि नहीं इसकी शुरुआत जो है हमको तो सरकार ने बोली है कि तुम पी सकते हैं करके। ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है। मुल्क के आम बजट को लेकर सभी की निगाहें हैं। खासकर महाराष्ट्र के लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह का भी मानना है कि इस बजट में इंफ्रा पर गौर किया जाएगा, साथ ही मेडिकल यानी सेहत के शोबे पर खास ध्यान दिया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के सेक्रेटरी का कहना है कि इस बजट में अक़लियतों के बजट में इजाफा किया जाएगा, यानी अक़लियतों का खास ध्यान रखा जाएगा। जबकि अंजुमन इस्लामिया स्कूल के सदर का मानना है कि हुकूमत तालीम पर खास तवज्जो देगी। देखिए, मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मेन रीज़न फॉर कोई भी कंट्री का ग्रोथ अगर चाहिए तो आपको वहाँ पे इंफ्रा पे ऊपर काफ़ी स्पेंड करना पड़ेगा, तो इंफ्रा पे रहेगा। दूसरा, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे क्या है, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत ही हमने देखा पिछले 2 साल में हेल्थ केयर एक इम्पोर्टेंट है, हालांकि वो स्टेट इशू है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है। और थर्ड थिंग एजुकेशन के ऊपर कि जैसे कि जितनी नई आप आईआईटी बनाओगे, आईटीआई बनाओगे, आईआईएम बनाओगे, जितनी नई यूनिवर्सिटीज़ होगी या जो भी उसमें ज़्यादा स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में उनका डिविडेंड, आने वाले सालों में उसका डिविडेंड एक पूरी एज अ सोसाइटी हमको मिल सकता है। तो ये 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों की निगाहें होगी कि क्या कर रहे हैं। बजट आ रहा है उससे हमको उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये बजट ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए कारआमद बजट होगा। मुसलमानों की तालीम के लिए इसमें इंतज़ाम किया जाएगा, ख़ास तौर पर आला तालीम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो पेशा वाराना तालीम होती है उसके लिए स्कॉलरशिप्स आसान शर्तों पर मिलेगी, इसकी हम उम्मीद रखते हैं। रोज़गार के लिए इंतज़ाम किया जाएगा अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। जो कोविड के बाद से छोटे व्यापारी मुसलमान ख़ास तौर पर जो रास्तों पर कारोबार करते हैं, छोटा कारोबार करते हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए इंतज़ाम होगा। और मेडिकल हेल्थ के सिलसिले में मुसलमानों का एक बड़ा मसला है, उसके सिलसिले में ख़ास तौर पर बात की जाएगी। ईमानदारी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सरकार का अगर ध्यान होगा, और मुझे उम्मीद है इस सरकार से, तो वो 3% से लेके 6% तक उसको बढ़ाया जाए।
दूसरी, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का जो बजट प्रोविज़न है वो उतना नहीं जितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो स्कॉलरशिप दी जाती है गरीब बच्चों को, तो उसमें वो सबको नहीं मिलती एलिजिबल होने के बाद, क्योंकि वो मांगने वाले ज़्यादा है और पैसा देने के लिए कम है। तो हम चाहेंगे इस सरकार से कि तालीम के ऊपर अगर ज़्यादा जोर देना है और गरीब बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि लास्ट बच्चे को भी पढ़ाया जाए, ख़ास करके गरीब तबके का बच्चा है, और तभी देश आगे बढ़ने की बात हो सकती है। एक और दूसरा जो मेरा ख्याल है, हेल्थ में भी प्रोविज़न ज़्यादा किया जाए। जो भी प्रोविज़न है 3% है, 2 है, जैसा भी है फ़िलहाल, उससे दुगना किया जाए। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात का भी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इसी दौरान एक आम आदमी ने सियासत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए बेहद अनोखा और दिलचस्प तरीका इख्तियार किया। चूंकि 2 से ज़्यादा बच्चों के वालिदैन को उम्मीदवारी नहीं दी जा सकती, इसीलिए कॉरपोरेटर बनने के ख्वाहिशमंद ये जनाब अब दूसरी बीवी की तलाश में हैं। और सिर्फ तलाश में ही नहीं है, बल्कि इसके लिए मौसूफ ने बाज़ाब्ता शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर तक लगा दिए हैं। ये पोस्टर सोशल मीडिया में धूम भी खूब मचा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने पोस्टर बॉय रमेश पाटिल से उनके इस अनोखे पोस्टर को बनाने की वजूहात जानने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं ये दिलचस्प बातचीत। औरंगाबाद शहर के चौराहों पर गुज़िश्ता शब एक अजीब व गरीब बोर्ड लगा है। ये बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, जिसमें मराठी में लिखा है कि मुझे बाइको पाइजे, यानी मुझे बीवी चाहिए। ये बोर्ड जिसने लगाया है उनका नाम रमेश विनायक राव पाटिल है। पाटिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये अजीब व गरीब बोर्ड क्यों लगाया। जी पाटिल साहब, ये बोर्ड लगाने की वजह क्या है? बोर्ड लगाने की वजह ये है कि मुझे 3 बच्चे हैं और अभी मुझे लॉकडाउन में एक लड़की हुई, इसके कारण मैं अभी इलेक्शन में खड़े नहीं रह सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शादी करके मेरी बीवी को इलेक्शन में खड़े करके चुन के लाऊं करके। जैसा कि आपने बताया आपको 3 बच्चे हैं, तो इसका मतलब आप पहले से शादीशुदा है। हाँ। फिर और क्यों? इलेक्शन में खड़े करने के लिए। तो इतने ये बोर्ड आपने कहाँ कहाँ लगाए? ये गुलमंडी लगा है, पैटन गेट लगा है और औरंगपुरा लगा है। बोर्ड लगाने के बाद क्या रिस्पांस है? बहुत रिस्पांस आया मुझे, बहुत से फ़ोन आए, बहुत से हर चीज़ का ये आया मुझे। मतलब ऑफ़र किस तरह के थे? ऑफ़र ये कि भाई हम लड़की देने के लिए तैयार है, आप अगर गारंटी के साथ बोल सकते चुन के आएंगे, तो मैंने बोला हाँ 100% कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका कोई सियासी कैरियर भी रहा है? हाँ, मैं पहले मनसे में था कार्यकर्ता, अभी भी मनसे में हूँ। तो अब मनसे में रहने के बाद जाहिर सी बात है कि आप सियासी पार्टी का आपको बैक सपोर्ट है, तो कारपोरेटर बनना ही क्या ज़रूरी है? सेवा तो वैसे नहीं, वैसे सेवा नहीं होती ना साहब, अधिकारी लोग सुनते नहीं ना। आज मुझे कुछ भी बात हुई तो खादर साहब को फ़ोन लगाना पड़ता, साहब ये बात करो, साहब ये बात करो। अख्तर साहब को बोलना पड़ता, साहब ये करो। जब मेरे खुद पे घर में रहेगा तो मुझे डायरेक्ट जाके बात कर सकता हूँ ना उनसे। अच्छा, इस बोर्ड पे आपने एक ये भी लिखा है कि जाति ची अट नहीं, इसका क्या मतलब है? मतलब कोई समाज जात से कोई मुझे लेना देना नहीं है, यानी किसी भी जात मजहब की मिलेंगी तो आप कर रहे हैं? कोई हरकत नहीं, मजहब का कोई विषय नहीं। मेरे लिए इम्तियाज भाई भी उतने। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी पेशकश सभी रजामंदी से हो तो ज्यादा बेहतर होता है। जिन लोगों ने कुछ दिन पहले टीपू सुल्तान के नाम पर सड़क का नाम तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, वही आज इस पर सियासत भी कर रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अमित साठम ही नहीं, भाजपा के पार्टी ने और भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये प्रयास उनका हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसमें बदनाम हो। मुंबईकरों को धर्म का आधार लेके टीपू सुल्तान मुस्लिम है, तो उस तरह का जो उनकी राजनीति रही, जो इस तरह की दोगली राजनीति हमेशा करते हैं। नई तालीमी पॉलिसी की वजह से कई मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। ऐसे में तालीमी इदारों, सरपरस्तों और असातिज़ा को निहायत बेदारी का सबूत देना होगा। इन ख्यालात का इजहार जलगांव से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन तालीम अब्दुल करीम सालार ने आज एक मीटिंग के दौरान किया। जमात इस्लामी हिंद के शोबा तालीमात की जानिब से राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के दफ्तर में एक अहम मुशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी मौके पर अब्दुल करीम सालार ने अपनी ये बात कही। तालीम पॉलिसी को सामने रखकर एज पर एज जहाँ तक उर्दू और जहाँ तक कि मुस्लिम समाज का ताल्लुक़ है, इस पॉलिसी के ऊपर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि शहर पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोग, दलित समाज के थिंकर्स,
ये उस पर उंगलियां उठा रहे हैं कि तबकाती निज़ाम को बढ़ावा देने वाली ये पॉलिसी है, और जिस शक के दायरे में इसको इन्फोर्स किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, वो भी कम है। अब इसके अंदर पहली मर्तबा जो इसके एग्जीक्यूट करने की जो फाउंडेशन और कमेटियाँ बनी है, तो हेड ऑफ दैट कमेटी वो वज़ीर आज़म साहब रहेंगे। अमरावती महाराष्ट्र का कसीर अक़लियती आबादी वाला शहर है, ताहम अमरावती के कई ऐसे अक़लियती इलाके हैं जो कि पसमानदगी से दो चार हैं। इसको लेकर न्यूज़ 18 उर्दू हमेशा से ही अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ 18 उर्दू ने शहर के सुफियान नगर इलाके की सड़क की बदहाली को लेकर खबर दिखाई थी, जिसको संजीदगी से लेते हुए रुकन असम्बली सुलभा खोड़के ने 70 लाख की लागत से इस सड़क को तामीर किया गया, जिसकी संग बुनियाद रुकन असम्बली सुलभा खोड़के और एनसीपी लीडर संजय खोड़के के हाथों अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली सुलभा खोड़के ने कहा कि उन्होंने शहर के अक़लियती इलाकों के तरक्याती कामों को कोरोना के दौर में भी जारी रखा और मुस्तक़बिल में भी इन इलाकों की तरक्की के कामों को वो जारी व सारी रखेंगे। ये जो एरिया पिछड़ा हुआ है वो देख के हमारे को बहुत दुख होता था कि जो लोग चुन के आते हैं अगर वो 15-20-25% भी अगर इधर ख्याल देते थे तो आज जो ये एरिया की हालत है वो अपन देख नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 60 करोड़ रुपए अपने को जो मिले ये पूरे अमरावती विधानसभा क्षेत्र के विकास